जय हिंद साथियों। आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइव गुरुकुल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज की इस हिंदी व्याकरण की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वाली क्लास में हम व्यंजनों के विषय में पढ़ चुके थे, जिसमें हमने पढ़ा था व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, जिसे हमने उच्चारण प्रयत्न बाह्य आधार पर इनका वर्गीकरण आपको समझा दिया था कि उच्चारण प्रयत्न के आधार पर हमारे जो वर्ण हैं जो वो हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें दो बताए थे मैंने, नांद के आधार पर और सांस या वायु के आधार पर। इसमें नांद या गूंज के आधार पर दो तरह के थे, सघोष घोष और अघोष। इसके अलावा सांस या प्राणत्व के आधार पर दो प्रकार के थे, एक थे अल्प प्राण और एक महाप्राण। तो इन सारी चीज़ों को हम पढ़ चुके हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज की इस क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण या वर्णों का वर्गीकरण। तो इसमें ये जो उच्चारण प्रयत्न होगा ये आभ्यंतर होगा। जो पहले हमने पढ़ा है जिसमें सघोष और अघोष पढ़े हैं वो बाह्य था। तो इस उच्चारण प्रयत्न आभ्यंतर के आधार पर आज की ये क्लास है, जिसमें हमें इनको पढ़ना है। ठीक है। तो इस आधार पर हमारे पास मैंने बताया था आपको आठ प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्पर्शी, स्पर्श संघर्षी, अंतस्थ, और उसमें ईसत या स्पृष्ट व्यंजन, और एक होते हैं उत्क्षिप्त, द्विगुण या ताड़नजात या फिर विकसित व्यंजन। एक होते हैं अर्ध स्वर, एक होते हैं लुंठित स्वर और एक होते हैं पार्श्विक स्वर। लेकिन जो अर्ध लुंठित और पार्श्विक स्वर हैं ये अंतस्थ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। ये जो अंतस्थ व्यंजन होंगे हमारे पास, उन्हीं में से होते हैं अर्ध स्वर, लुंठित और पार्श्विक। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं? तो स्पर्शी व्यंजन होते हैं हमारे पास संख्या में होते हैं। इस संख्या जो इनकी है वो है हमारे पास लगभग कुल 25, यानी हमारे पास 25 व्यंजन ऐसे हैं जो स्पर्शी हैं। स्पर्शी का मतलब क्या है? यहाँ स्पर्शी का मतलब है जिन ऐसे वर्ड, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुखांग पूर्णतः स्पर्श करते हैं। हमारे मुखांग पूर्णतः क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। मुखांग पूर्णतः क्या करते हैं? संघर्ष करते हैं। यानी ऐसे वर्ड हैं स्पर्शी वर्ड ऐसे हैं, स्पर्शी व्यंजन ऐसे हैं जिनके उच्चारण में हमारे मुखांग सब ऐसे क्या करते हैं? एक दूसरे से स्पर्श करते हैं पूरी तरह से। ठीक है। स्पर्शी का मतलब क्या हो गया? यानी इन व्यंजनों के इन व्यंजनों के उच्चारण में मुखांग पूर्ण रूप से स्पर्श करते हैं। ठीक है। पूर्ण रूप से स्पर्श करते हैं। कौन कौन से होते हैं ये जो स्पर्शी व्यंजन है? ये कौन कौन से होते हैं? तो ये हमारे पास है 25, और इनको हम स्पर्शी व्यंजनों को बांटते हैं 5 वर्गों में। इनको कितने वर्गों में बांटते हैं? 5 वर्गों में इनको बांटा गया। कौन कौन से वर्ग हैं? एक है तुम्हारा क वर्ग, एक है तुम्हारा च वर्ग, और एक है तुम्हारा ट वर्ग, और एक है त वर्ग, और एक है प वर्ग। ये 5 वर्ग हैं। क च ट त प। पहले भी मैं जब व्यंजन शुरू करे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास टोटल 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं। ठीक है। तो जो 25 स्पर्शी व्यंजन है, इन 25 को 5-5 करके हमने 5 वर्गों में बांट दिया है, और प्रत्येक वर्ग के पहले अक्षर के नाम पर हमने इनके नाम रखे हैं। तो पहला वर्ग क वर्ग है, दूसरा च वर्ग है, तीसरा ट वर्ग है, चौथा त वर्ग है, और पांचवा प वर्ग है। तो क वर्ग में हमारे पास आएंगे 5। एक क, एक ख, एक ग, एक घ, और एक न। ये हमारे पास हो जाएंगे 5। इसी प्रकार च वर्ग में च छ ज ज झ न, ये हो जाएंगे। ट वर्ग में ट ठ ड ढ न, हो जाएंगे। त थ द ध न, प फ ब भ म,
ये हो जाएंगे 5। ठीक है, इनको मैंने बताया था कि ये स्पर्श किसको करते हैं, ये जो मुखांग है ये किस किस मुखांग से बोले जा रहे हैं ये, तो जो क वर्ग है ये बोला जाता है कंठ से। कहाँ से बोला जाता है, कंठ से। जो च वर्ग है ये बोला जाता है तालु से। किससे बोला जाता है, तालु से। ये जो ट वर्ग है ये बोला जाता है मूर्धा से। कहाँ से बोला जाता है, मूर्धा से। और ये जो त वर्ग है ये कहाँ किससे बोला जाएगा, दंत से। किससे बोला जाएगा, दंत से। और ये प वर्ग है किससे बोला जाएगा, ओष्ठ से। यानी हमें अगर क वर्ग के वर्णों को बोलना है तो हमें कंठ से बोलना पड़ेगा, तभी हम क बोल पाएंगे। क ख ग घ ण ये जो बोल पाएंगे तभी बोल पाएंगे जब हम कंठ का प्रयोग करेंगे तब। अगर हम तालु की बात करें तो तालु क्या है, तालु मैंने आपको कल मुखांग बताए थे, पिछली वीडियो में मैंने बताए थे कि मुखांग कौन कौन से होते हैं। तो ये देखो यहाँ इस इमेज में आपको दिख रहा होगा, यानी जो हमारे मुख का जो ऊपरी जो छत है, हमारे मुख की जो ऊपरी छत है उसे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ जो अगला भाग है उसे हम कह रहे हैं तालु। लेकिन जो अगला भाग है बिल्कुल वो है कठोर तालु, और जो बिल्कुल पिछला भाग है उसे हम कहते हैं कोमल तालु। उसे हम क्या कहते हैं, कोमल तालु। तो जब हम जो क वर्ग है, क वर्ग है यहाँ क वर्ग है ये कंठ से बोला जा रहा है, और च वर्ग तालु से बोला जा रहा है। तो कंठ क्या है हमारा, गला। कंठ क्या है हमारा, गला है। कंठ हमारा गला है। और यहाँ तालु की बात करें तो तालु कौन सा है, कठोर, जो पिछला वाला हिस्सा। यानी हमारे मुख गुहा में जो जो छत है उस छत का जो पिछला वाला हिस्सा है वो तालु है। यानी इसमें हम कठोर और कौन कौन से बताए थे मैंने, एक बताया था तुम्हें कठोर और एक बताया था कोमल तालु। एक बताया था कठोर तालु और एक बताया था कोमल तालु। तो हमारी जो जिह्वा है वो स्पर्श करेगी जो कठोर कोमल तालु है उसको। यानी छत के पिछले हिस्से पर हमें स्पर्श कराना होगा, लगभग लगेगा, तब वहां जा करके हमारे जो है ये जो च वर्ग है ये हमारा बोला जाएगा। च छ सर, जो कठोर तालु है, तालु का जो कठोर हिस्सा है उससे, जो अगला हिस्सा है उससे। तो यहाँ जो होगा हमारा कंठ से बोले जाएंगे क वर्ग के, च बोला जाएगा तालु से, त वर्ग बोला जाएगा ट मूर्धा से। मूर्धा भी यहाँ मैंने तुम्हें दिखाया, मूर्धा कहाँ है, मूर्धा ये हिस्सा है, मूर्धा ये हिस्सा है। तो इस हिस्से से जब जीभ टकराएगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, मूर्धा। तो यहां से टकरा करके ये मूर्धन्य कहलाएंगे। सॉरी, ट वर्ग यहाँ मूर्धा से बोला जाएगा, त वर्ग दंत से बोला जाएगा, और प वर्ग ओष्ठ से बोला जाएगा। यानी ओष्ठों की आवश्यकता पड़ेगी हमें प वर्ग को बोलने में। ठीक है, तो ये मुखांग है, ये मुखांग स्पर्श करते हैं जीभ से। जो हमारी जिह्वा है वो इनसे लगभग स्पर्श करती है, तब हम जाकर के इन वर्णों को बोल पाते हैं। जब हम प बोलेंगे तो प में हमें ओठों की आवश्यकता है, जीभ नहीं हो फिर भी बोलेंगे प। जीभ से मत बोलो, जीभ को बंद कर लो फिर भी प बोल लोगे, क्योंकि ओठों की हमें इसमें आवश्यकता है। त बोलने की हमें जीभ को टच करना पड़ेगा दांत से। अगर हम जीभ को दंत से टच नहीं करेंगे तो हम त नहीं बोल पाएंगे, तो हम नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, बोल के देख लेना आप, बोलो, जीभ को मत हिलाना बिल्कुल, और तब बोल के दिखाओ। जीभ को बिल्कुल मत हिलाना, तब बोल के दिखाओ, बोलो, हाँ बोलो, नहीं बोल पाओगे। ठीक है ना। ऐसे मूर्धा, जो हमारी मूर्धा का मतलब है जब हम ट बोलेंगे ट, तो ट हमारे दांतों से नहीं टकराएगी, ट हमारी जो जीभ है वो हमारे छत पे पहुंच जाएगी, जो मुख की जो छत है उस छत से टकराने लगेगी ना। तो ट बोले के देखो, जीभ को नीचे रखो और ट बोलो, नहीं बोल पाओगे। कोशिश कर लेना, कितनी भी नहीं बोल पाओगे। ठीक है, हाँ। च तालु से बोला जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज आपकी समझ में आ गई होंगी। स्पर्शी व्यंजन 25 है, 5 वर्ग हैं। क छ ट त प कहाँ से बोले जा रहे हैं, क कंठ से, च तालु से, ट मूर्धा से, और त दंत से, और प ओष्ठ से। ठीक है, इसके अलावा जो अगर ये जो कंठ से बोले जा रहे हैं तो इन्हें हम कहते हैं कंठवर्ण, और जो तालु से बोले जाते हैं उन्हें कहते हैं तालव्य, जो मूर्धा से बोले जाते हैं उन्हें कहते हैं मूर्धन्य,
और जो दंत से बोले जाते हैं उन्हें कहते हैं दंत, और जो ओष्ठ से बोले जाते हैं उन्हें कहते हैं हम ओष्ठ। ठीक है, तो ये हो गए हमारे स्पर्शी व्यंजन। अब बात करते हैं स्पर्श संघर्षी की। स्पर्शी व्यंजन संख्या में कितने हो गए? 4 हो गए। तो यहां अगर हम बात करें स्पर्श संघर्षी की, तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होंगे? स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कौन से होंगे? स्पर्शी संघर्ष, संघर्षी यानी स्पर्श भी करें और वायु को संघर्ष भी करना पड़े। ये इन वर्णों के बोलने में हमारे मुख से निकलने वाली जो वायु है वो संघर्ष भी करे और हमारे जो मुखांग है वो स्पर्श भी करें, तो वो कौन से कहलाएंगे? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी का मतलब मैं क्या बताया? यानी स्पर्श संघर्षी का मतलब यानी मुखांग स्पर्श भी करें, मुखांग स्पर्श करें और वायु को संघर्ष भी करना पड़े, संघर्ष भी करना पड़े। तो वायु को संघर्ष भी करना पड़ेगा, मुखांग स्पर्श ही करेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्पर्श संघर्ष। संख्या में ये कितने होते हैं? संख्या में साथी ये होते हैं 4। कितने होते हैं हमारे पास संख्या में? ये 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है च, एक होता है छ, एक होता है ज और एक होता है ज। ये 4 वर्ण हमारे पास ऐसे हैं जो स्पर्श भी करते हैं और संघर्ष भी करते हैं। स्पर्श भी करते हैं और वायु संघर्ष भी करती है, तो ये चारों के चारों हमारे हो जाएंगे स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अब बात आती है अंतस्थ की। किसकी? अंतस्थ की। अंतस्थ व्यंजन हमारे पास संख्या में कितने हैं? अंतस्थ व्यंजन हमारे पास संख्या में, अंतस्थ व्यंजन है हमारे पास संख्या में 4। कितने हैं संख्या में? ये 4। कौन कौन से हैं? य, र, ल और व। यानी य, र, ल, व ये 4 हमारे पास ऐसे वर्ण हैं जो हमारे पास अंतस्थ हैं। कैसे हैं? अंतस्थ हैं। ठीक है, अब अंतस्थ होते क्या हैं? अंतस्थ होते क्या हैं ये समझना है। तो अंतस्थ वे ध्वनियां होती हैं जिनका उच्चारण करते समय मुखांग आंशिक रूप से यानी बहुत ही कम स्पर्श करें। यानी जो मुखांग है वो आंशिक रूप से यानी बहुत कम स्पर्श करेंगे, तो अब उन्हें क्या कहेंगे? अंतस्थ कहेंगे। यानी अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन हैं जिनको बोलते समय, जिनका उच्चारण करते समय मुखांग आंशिक स्पर्श करें। यानी इसको आप लिख लेना। यानी जो हमारे पास जो अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन ऐसे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में मुखांग आंशिक स्पर्श करते हैं। यानी इनके उच्चारण में, इनके उच्चारण में मुखांग आंशिक स्पर्श करते हैं। कैसे? आंशिक, आंशिक स्पर्श करें, आंशिक स्पर्श करें। आंशिक का मतलब होता है बहुत ही कम। मुझे लग रहा है यहाँ आपको ये दिख नहीं रहा होगा, मैं इसे आंशिक स्पर्श करें। ठीक है, आंशिक स्पर्श करेंगे तो कौन से कहलाएंगे? अंतस्थ व्यंजन कहलाएंगे। यानी जो मुखांग है हमारे, अगर वो आंशिक स्पर्श कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे हमारे? वो कहलाएंगे तुम्हारे अंतस्थ व्यंजन। क्या कहलाएंगे? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अब अंतस्थ व्यंजनी जो है हमारे 3 पार्टों में डिवाइड है। अंतस्थ व्यंजन जो हमारे 3 पार्टों में डिवाइड है। 3 पार्ट कौन कौन से हैं? 3 पार्ट हैं, एक है अर्धस्वर, एक है लुंठित और एक है पार्श्विक। तो अर्धस्वर व्यंजन कौन से हो जाएंगे? अर्धस्वर कौन से हो जाएंगे? यानी ऐसे वर्ड जिन्हें हम आधे स्वर के रूप में यूज करते हैं, ऐसे वर्ड जिन्हें हम आधे स्वर के रूप में यूज करते हैं वो अर्धस्वर कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है य और एक होता है व। तो इसको आप लिख लीजिए,
कि जो अर्ध स्वर है वो क्या है, लिख लीजिए। यानी अर्ध स्वरों के, इनके उच्चारण में, उच्चारण में मुखांग न के बराबर, न के बराबर स्पर्श करें, करते हैं। ठीक है, यानी जो मुखांग है वो न के बराबर स्पर्श करते हैं, किन में, अर्ध स्वर में। कौन कौन से होते हैं ये दो होते हैं, एक होता है य और एक होता है व, एक होता है य और एक होता है व। ठीक है, यानी जो अर्ध स्वर है वो हमारे पास दो हैं, एक य और पे। ये जो है मुखांग, जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे मुखांग न के बराबर हमारे स्पर्श कर रहे हैं, न के बराबर स्पर्श कर रहे हैं, इन्हें हम अर्ध स्वर के रूप में यूज करते हैं। जो स्वर हैं, इनके अलावा अगर हमें अर्ध स्वर करना है तो अर्ध स्वर के रूप में हम य और व का यूज करते हैं, अ य और व का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं हम लुंठित व्यंजन की। लुंठित व्यंजन का मतलब क्या है? लुंठित व्यंजन हमारे पास होता है, ये देखो इसमें से अंतस्थ में ही दो वो आ गए, य और व, य और व आ गए अर्ध स्वर में। तो लुंठित व्यंजन क्या है? लुंठित में आ जाता है तुम्हारा र। लुंठित में कौन सा आ जाता है तुम्हारा? र। लुंठित व्यंजन में तुम्हारा आ जाएगा र। लुंठित में क्या आ जाएगा? र। यानी जो र वर्ण है वो क्या होगा? लुंठित होगा। अब लुंठित क्या होता है? लुंठित का मतलब होता है जब हम उच्चारण करें, जब हम उच्चारण करें और उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ है वो ऊपर की तरफ मुड़ जाए। यानी उच्चारण के समय, उच्चारण के समय, या नीचे लिख देता हूं मैं, उच्चारण के समय, उच्चारण के समय जिह्वा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ तरफ मुड़ जाए, मुड़ जाए। यानी लुंठित व्यंजन वो व्यंजन होता है जिसके उच्चारण के समय हमारी जो जिह्वा है वो ऊपर की तरफ मुड़ जाती है। हमारी जिह्वा क्या करती है? ऊपर की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, यानी लुंठित व्यंजन आर का उच्चारण करते समय हमारी जो जिह्वा है वो ऊपर की तरफ क्या करती है? मुड़ जाती है। ठीक है, तो ये लिख लेना। इसके अलावा जो र वर्ण है, र, इसे एक नाम और देते हैं, इसे हम कहते हैं प्रकंपित। इसे हम क्या कहते हैं? प्रकंपित व्यंजन। यानी इसी र को हम लुंठित भी कहते हैं और इसको हम प्रकंपित भी कहते हैं। प्रकंपित, प्रकंपित, यानी इस वर्ण को हम, र को हम क्या कहते हैं? एक सेकंड इसको साफ से लिख देता हूं। प्रकंपित। प्रकंपित क्यों कहते हैं? यानी इस वर्ण को हम प्रकंपित क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके उच्चारण के समय जो हमारी जिह्वा होती है उसमें क्या होता है? कंपन होता है। यानी इसमें उच्चारण के समय, उच्चारण के समय, उच्चारण के समय दिख रहा है ना सबको? मैंने अपना वीडियो उठा दिया है, दिख रहा होगा। उच्चारण के समय जिह्वा में कंपन होता है। क्या होता है? कंपन होता है। जिह्वा में कंपन हो, जब जिह्वा में कंपन होता है तभी क्या होता है? ये जो आर है इसको हम प्रकंपित कहते हैं। प्रकंपित का मतलब, कंपित का मतलब कंपन करना। यानी जब उच्चारण के समय हमारी जिह्वा है वो कंपन कर रही है, कंपन कर रही है तो क्या है? हमारा वो प्रकंपित है। तो ये लुंठित भी है, प्रकंपित भी है। जो र है, र लुंठित भी होता है और र प्रकंपित भी होता है। इसके अलावा इसमें देखो य यहाँ हो गए य और व, और ये यहाँ हो गया तुम्हारा र। अब बचा कौन सा? एक ही बचा ल। ये जो ल वर्ण है, ल क्या होगा? हमारा पार्श्विक होगा। जो ल वर्ण होगा वो क्या होगा? हमारा पार्श्विक होगा। यानी पार्श्विक में कौन सा आएगा? हमारा ल। अब यहाँ पार्श्विक का मतलब समझ लो। पार्श्विक का मतलब क्या है? पार्श्विक का मतलब है जब हम किसी वर्ड का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारी जो जीभ है, जीभ के जो पार्श्व हैं, पार्श्व का मतलब होता है बगल,
यानी जो पार्श्व शब्द है, पार्श्व, पार्श्व का मतलब क्या है? पार्श्व का मतलब होता है बगल। अब किसके बगल? जीव के बगल। तो जीव के जो दोनों बगल हैं, जीव के बगल से अगर हवा निकलती है तो वो कौन सा वर्ड कहलाएगा? पार्श्विक कहलाएगा। यानी पार्श्विक का मतलब होता है उच्चारण के समय, उच्चारण के समय, उच्चारण के समय वायु जिह्वा के जिह्वा के दोनों बगल से निकले, दोनों बगल से निकले। उच्चारण के समय जो हमारे वायु है वो जिह्वा के दोनों बगल से निकलती है, तब हम उसे कहते हैं पार्श्विक। ठीक है, तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि पार्श्विक व्यंजन कौन से हैं, लुठित व्यंजन कौन से हैं, अर्धस्वर कौन से हैं, अंतस्थ कौन से हैं, स्पर्श संघर्षी कौन से हैं और स्पर्शी कौन से हैं। ठीक है, इतना आप सब लोग समझ गए। तो चलो पहले आप इसको नोट कर लो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ऊष्म, ईषत या स्पष्ट व्यंजन और उत्क्षिप्त, द्विगुण या ताड़नजात या विकसित व्यंजन। ठीक है, तो पहले आप इन सबको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको कराता हूँ। चलिए, मुझे लगता है आप सभी ने नोट कर लिया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे ये जो आपकी समझ में आ गया ना, अर्ध लुंठित और पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक ल है, लुंठित आर र है और अर्धस्वर हमारे य और ब है। ये सब तीनों के तीनों हमारे अंतस्थ व्यंजन से आते हैं। ठीक है, अर्धस्वर कौन से होते हैं? इनके उच्चारण मुखांक न के बराबर स्पर्श करते हैं। लुंठित में उच्चारण के समय जिह्वा ऊपर की तरफ मुड़ जाती है और इसी र को हम प्रकंपित कहते हैं, क्योंकि इसके उच्चारण के समय जिह्वा में कंपन होता है। इसके अलावा जो पार्श्विक है वो ल है, इसके उच्चारण के समय में वायु जिह्वा के दोनों बगल से निकलती है, दोनों बगल से निकलती है। ठीक है, तो अब मैं इसको अब हम आगे देखते हैं ऊष्म, ईषत या स्पष्ट व्यंजन। ऊष्म, ईषत या स्पष्ट व्यंजन, ध्यान रखना ऊष्म जो होते हैं उन्हें हम ईषत कहते हैं और ईषत या ऊष्म को ही हम स्पष्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि अलग अलग हों, ये तीनों मैंने लिखे हैं ऑब्लिक करके, इसका मतलब ये है कि ये तीनों एक ही हैं, ऊष्म, ईषत या स्पष्ट। तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि ऊष्म कौन से होते हैं। ऊष्म कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ऊष्म? ये भी मैंने बता दिया है आपको। यानी जो ऊष्म व्यंजन है वो हमारे पास होते हैं 4। एक होता है ये स, एक, यानी तीनों स जो है हमारे पास वो है इसमें, और इसके अलावा जो हमारा ह है वो है इसमें। यानी ये चारों के चारों वर्ड कौन से हैं? इस ऊष्म, ईषत या स्पष्ट व्यंजन है। ये चारों तो हैं, लेकिन इन्हें ऊष्म क्यों कहते हैं इसका मतलब समझ लो। ऊष्म क्यों कहते हैं?
ऊष्म कहने का मतलब है जब हम वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं तो वर्णों के उच्चारण करते समय, वर्णों का उच्चारण करते समय जो वायु है वो घर्षण के कारण गर्म हो जाती है, ऊष्म हो जाती है। जब वो वायु गर्म होकर के, घर्षण के कारण गर्म होकर के या ऊष्म होकर के बाहर निकलती है तो ऐसे वर्ण हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है। और इसमें जो हमारे न के बराबर स्पर्श, जो वायु है वो न के बराबर स्पर्श करेगी, जो वायु है वो न के बराबर स्पर्श करती है। तो इसमें आप लिख सकते हो कि इन वर्णों के, ऐसे लिख सकते हो, इनके उच्चारण, उच्चारण में या उच्चारण के दौरान, इनके उच्चारण में, अच्छा यहाँ छोटा छोटा लिख रहे हैं, दिख नहीं रहा होगा, चलो मैं अगली स्लाइड ले लेता हूँ, उस पर हम देखते हैं। ठीक है, अगली देखते हैं। यानी हम देख रहे हैं यहाँ ऊष्म व्यंजन। कौन से व्यंजन? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म, ईसत या स्पष्ट। ठीक, ऊष्म, ईसत या स्पष्ट व्यंजन कौन से होते हैं? ये चार होते हैं। एक होता है स, स, तीनों के तीनों स इसमें आ जाएंगे, और एक आ जाएगा, ये चारों इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ऊष्म, ईसत और स्पष्ट में स स स ह, ये चारों आएंगे। अब इन्हें ऊष्म ईसत कहते क्यों हैं? क्योंकि इनके इनके उच्चारण में, उच्चारण में वायु घर्षण के कारण, घर्षण के कारण ऊष्म, ऊष्म यानी गर्म होकर बाहर निकलती है। ठीक है, बाहर निकलती है। ऊष्म या गर्म होकर के बाहर निकलती है क्या? वायु। और मुखांगों को न के बराबर स्पर्श करती है, और न के बराबर स्पर्श करती है, गर्म होकर बाहर निकलती है और न के बराबर, न के बराबर, बराबर स्पर्श करती है। ठीक है, न के बराबर स्पर्श करे और गर्म होकर बाहर निकले तो उन्हें हम क्या कहेंगे? ऊष्म, ईसत या स्पष्ट व्यंजन। ऊष्म, ईसत या स्पष्ट व्यंजन। मुझे लगता है ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसमें ये जो चार स हो गए हमारे पास, तीन स हो गए और एक ह हो गया। अब ये अलग अलग होते हैं, इनका भी मैं आपको बता देता हूँ, इनका भी मैं आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, कौन कौन से कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसको मैं रफ कर दूं, ये जो है इसे मैं रफ कर देता हूँ। नोट कर लिया? चलो पहले नोट कर लो, उसके बाद रफ करो। कर लो जल्दी से, फटाफट कर लो। नोट कर लिया, चलते हैं। इसमें ये जो स है, एक ये स है, एक ये है, एक ये है और एक है हा, ये चारों के जो स्थान है बोलने के, जो मुखा, जो चारों का जो स्थल है बोलने का, वो सबके अलग अलग है। ये जो स है, स, ये बोला जाता है तालु से, तो इसे हम कहते हैं तालव्य। क्या कहते हैं? तालव्य। ये तालु से बोला जाता है इसलिए इसे हम तालव्य कहते हैं। ये जो स है,
ये जो स है पेट चीरे वाला, जो पेट चीरे वाला स है, ये बोला जाता है मूर्धा से। ये कहाँ से बोला जाता है? मूर्धा से। तो इसे हम मूर्धन्य कहते हैं। ध्यान रखना इस चीज को, ये भी पूछ लिया जाता है। यानी आपको ये चारों दे देगा और पूछ लेगा कि निम्न में से मूर्धन्य कौन सा है, निम्न में से मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। तो आपको मूर्धन्य कौन सा बताना है? स, पेट चिरे वाला स। इसके अलावा ये जो स है, ये वाला स, इसे हम कहते हैं वर्त्स्य व्यंजन। वर्त्स्य व्यंजन, वर्त्स, या फिर इसको हम कहते हैं दंत। ठीक है, इसे हम दंत भी कहते हैं, इसे हम दंत भी कहते हैं। अब इसे वत्स्य क्यों कहते हैं? वत्स्य, इसे वत्स्य क्यों कहते हैं? वत्स्य का मतलब मैंने बताया था, वत्स का मतलब होता है मसूड़ा। यानी ऐसा वर्ड जो मसूड़े से बोले जाए वो उन्हें क्या कहते हैं? वत्स। ये स होता है वर्ष, स के अलावा न भी होता है और ल भी होता है। ठीक है, न, ल और स, ये तीनों के तीनों वर्ड जो हैं वत्स हैं। ठीक है, इनको ध्यान रखना, न, ल और स, न, ल और स तीनों के तीनों वत्स हैं। ये हमेशा मसूड़े से बोले जाते हैं। ठीक है, अब मसूड़े में ही दांत होता है तो इसको हम दंती भी कह देते हैं। लेकिन इसका जो है वत्स सबसे ज्यादा सही है। अगर दो ऑप्शन आ रहे हैं, ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास, पूछ रहा है स दे रखा है, पूछ रहा है कि स कौन सा वर्ड है, और स में वत्स भी लिखा है और स में दंती भी लिखा है, तो वहां पर दंत न करके स क्या हो जाएगा? वत्स। इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न में वो वत्स सही हो जाएगा, दंत नहीं होगा। अगर वत्स नहीं दे रहा है तब आप इसको कह सकते हो कि ये दंत है। ठीक है, तो न, ल और स तीनों वत्स हैं। अब बात करें ह की, तो ह जो वर्ड होता है उसे हम कहते हैं काकल्य। काकल्य, काकल्य क्यों कहते हैं? क्योंकि कहां से बोला जाता है? कंठ से। या इसको हम कहते हैं काकल्य को अलजीवीय, 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 या फिर हम इसको स्वर यंत्रीय भी कहते हैं। ठीक है, काकल्य, अलजीवीय या स्वर यंत्रीय। इसको हम संघर्षी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संघर्षी। इसको हम ह को संघर्षी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संघर्षी। यानी इस वर्ड को हम संघर्षी भी कहते हैं, काकल्य भी कहते हैं, अलजीवी भी कहते हैं, या कंठी भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन कंठ और काकल्य दोनों दे दे कि कंठ ह वर्ड कैसा है, यानी पूछ ले कि ह व्यंजन कैसा है, और ऑप्शन में काकल्य दे दे, अलजीवी दे दे, संघर्षी दे दे, तो सभी हो जाएगा। अगर वैसे पूछ रहा है कि कंठ तालु मुर्दा दंत ओष्ठ, तो उसमें काकल्य हो जाएगा। अगर काकल्य दिया है तो काकल्य, नहीं दिया है तो फिर कंठ हो जाएगा। ठीक है, तो कंठ, काकल्य, अलजीवी या संघर्षी भी हम इस वर्ड को कहते हैं। ठीक है, तो इसमें तो किसी को कोई समस्या होगी नहीं मुझे लगता है, ये समझ में आ गया होगा। आगे हम पढ़ते हैं, ये जो हमने पढ़ा ये उसमें इस स्पष्ट पढ़ी। इसके अलावा हमें देखना है उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, या ताड़न जात या विकसित व्यंजन। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक नई स्लाइड और ले लेता हूं समझने के लिए, उस पर अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यानी हमें पढ़ने हैं उत्क्षिप्त, 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 ताड़न जात, उत्क्षिप्त, ताड़न जात, द्विगुण, या फिर विकसित। विकसित, उत्क्षिप्त, ताड़न जात, द्विगुण या विकसित, ये चारों नाम दो वर्णों के हैं। ये चारों नाम कितने वर्णों के हैं? दो वर्णों के। कौन कौन से? एक ड और एक ढ। इनमें नुक्ता लगा होता है, नीचे बिंदी लगी होती है। ठीक है, ये तभी हमारे ताड़नजात कहलाएंगे, तभी हमारे द्विगुण कहलाएंगे, तभी विकसित कहलाएंगे, तभी उत्क्षिप्त कहलाएंगे। कब? जब इनमें बिंदी लगी होगी नीचे तब। अब इनको उत्क्षिप्त क्यों कहते हैं, ताड़नजात क्यों कहते हैं, द्विगुण क्यों कहते हैं, विकसित क्यों कहते हैं, ये जानना है। ये तो आप सभी जानते हैं कि ये उत्क्षिप्त होते हैं, ये आप सभी जानते हैं कि ये द्विगुण होते हैं, विकसित होते हैं, ताड़नजात होते हैं। लेकिन यहाँ आपको जानना है कि ये उत्क्षिप्त होते हैं तो क्यों होते हैं, उत्क्षिप्त होते हैं तो क्यों होते हैं, तो ये जानना है आपको। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो ड ढ हैं ये उत्क्षिप्त क्यों होते हैं, ताड़नजात क्यों होते हैं, या फिर द्विगुण क्यों होते हैं, या फिर ये विकसित व्यंजन क्यों होते हैं। तो उत्क्षिप्त का मतलब समझ लो पहले, ये जो उत्क्षिप्त शब्द बना है, उत्क्षिप्त,
उत्क्षिप्त जो शब्द बना है ये कैसे बना, ये दो शब्दों से बना है मिलकर के। एक है तुम्हारा उत, एक कौन सा है तुम्हारा उत, ठीक। एक तो शब्द हो गया तुम्हारा उत और दूसरा शब्द हो गया तुम्हारा क्षिप्त। दूसरा शब्द क्या हो गया, क्षिप्त। उत का मतलब होता है उठना, उत का मतलब क्या होता है उठना, और क्षिप्त का मतलब होता है झटके से नीचे आना। क्षिप्त का मतलब होता है झटके से या शीघ्रता से नीचे आना। उत का मतलब होता है उठना, कहाँ उठना, ऊपर, ऊपर उठना। उत का मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर उठना। और क्षिप्त का मतलब हो जाएगा शीघ्रता से नीचे आना, शीघ्रता से, शीघ्रता से नीचे आना। यानी ऐसे वर्ड जिनके बोलने में हमारी जो जिह्वा है, जो हमारी जिह्वा है, वो जिह्वा ऊपर जाए और झटके से नीचे आए, ऊपर जाकर के झटके से, यानी शीघ्रता से, शीघ्रता से का मतलब झटके से नीचे आए। तो ऐसे वर्ड क्या कहलाएंगे, उत्क्षिप्त वर्ड कहलाएंगे, उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाएंगे। यानी ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण करते समय जिह्वा ऊपर उठे और ऊपर उठ करके शीघ्रता से या झटके से नीचे आए, उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाएंगे। तो उत्क्षिप्त का मतलब क्या हो गया, उत्क्षिप्त का मतलब हो गया उच्चारण के समय, उच्चारण के समय जिह्वा, जिह्वा ऊपर उठकर, ऊपर उठकर झटके से या शीघ्रता से, शीघ्रता से नीचे आए, शीघ्रता से कहाँ आए, नीचे आए, शीघ्रता से नीचे आए। तो उन वर्णों को हम कहेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन। तो ड और ढ के साथ ऐसा ही होता है, जब हम ड और ढ बोलते हैं तो जीभ ऊपर जाती है और एकदम झटके से, एकदम शीघ्रता से नीचे आती है। तो यहां हो जाते हैं ये उत्क्षिप्त व्यंजन। अब बात आती है कि ये उत्क्षिप्त, चलो सर समझ में आ गया को उत्क्षिप्त का मतलब ऊपर जाकर शीघ्रता से जो जीव है वो नीचे आ रही है, तो ये उत्क्षिप्त हो गया। तो ड और ढ को बोलने में जब हम बोलते हैं तो ऐसा ही होता है, ऊपर जाएगी जीभ और नीचे झटके से नीचे आ जाएगी, शीघ्रता से नीचे आ जाएगी, तो ये उत्क्षिप्त हो गया। अब हम इसे ताड़न जात क्यों कहते हैं, तो ताड़न जात क्यों कहते हैं ये भी बताता हूँ, पहले आप इसको नोट कर लो, उसके बाद मैं बताता हूँ इसने ताड़न जात क्यों कहते हैं। नोट कर लिया होगा, चलो कर लिया ना सबने नोट। अब देखते हैं इन्हें ताड़न जात क्यों कहते हैं। तो ताड़न जात का मतलब समझ लो पहले आप। ताड़न जात, तो ताड़न जात में सबसे पहले ताड़न, ताड़न तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले, ताड़न जात। ताड़न जात में एक शब्द आ रहा है ताड़न, और ताड़न का अर्थ होता है आघात करना। क्या करना, आघात करना, आघात। अब यहाँ आघात करना ये नहीं है कि हथौड़ा मारना या चोट मारना, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ ताड़न जात का मतलब आघात करना, आघात करना का मतलब है जब आपने एक बीड़ा देखी होगी, बीड़ा के जब हम तारों को छूते हैं, बीड़ा के जब तारों को छूते हैं और तारों को छू करके जब हम छोड़ते हैं तो उनमें एकदम से कंपन पैदा होता है। जब एकदम से कंपन पैदा होता है तो उसी से एक गूंज उत्पन्न होती है। यानी जब जिस प्रकार हम वीणा के तारों को छू करके छोड़ते हैं और उससे एक गूंज पैदा होती है, जो गूंज ध्वनि पैदा होती है,
उसी प्रकार जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो ऐसी ही गूंज उत्पन्न होती है, तो इनको हम कहते हैं ताड़न जात। तो ताड़न जात का मतलब क्या हो गया, यानी उच्चारण में यानी इनके उच्चारण में, इनके उच्चारण में वीणा के तारों को छूकर छोड़ने पर होने वाली ध्वनि, होने वाली ध्वनि के समान गूंज उत्पन्न होती है। ठीक है, गूंज उत्पन्न होती है, इसलिए हम इनको कहते हैं ताड़न। तो इसको भी आप नोट कर लो। यहां मैं बता देता हूँ द्विगुण क्यों कहते हैं। ये व्यंजन द्विगुण व्यंजन क्यों कहलाते हैं, क्योंकि दो तरह से यूज होते हैं। एक होते हैं बिना नुक्ता के और एक होते हैं नुक्ता के। एक बिना नुक्ता वाले हैं और एक नुक्ता वाले हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं द्विगुण, यानी जो दो तरह से यूज होते हैं। ये वाले जो होते हैं ये वर्ड के, ये जो है शब्द के आरंभ में, ये शब्द के आरंभ में प्रयोग होते हैं, आरंभ में। और ये जो वर्ड हैं दोनों के दोनों, ये शब्द के अंत में या मध्य में, शब्द के अंत में या मध्य में, ये शब्द के अंत में या मध्य में प्रयोग होंगे। विकसित क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इन दोनों वर्णों से मिलकर के बनाए हैं, यानी विकसित इनको इसलिए कहते हैं विकसित। विकसित क्यों कहते हैं, क्योंकि विकसित करे गए हैं ये विकसित करे गए हैं ड और ढ से। ठीक है, ड और ढ से ये विकसित करे गए हैं, यानी इनके नीचे बिंदी लगा दी गई है, इसलिए हम इनको विकसित कहते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आप सभी लोगों की समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है धीरे धीरे पढ़ा जा रहा है, आप इसकी स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं। मुझे लगता है कि आप सभी की समझ में आ गया होगा। अगर आपकी समझ में आया है, अगर आपको अच्छा लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो आपके दोस्त भी देखें तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरे नए वीडियो को, अगर आप नए हैं और हमारा दूसरा वीडियो चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।